So in this lecture we will discuss about the geological work of wind and पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से रिवर में एक्शन होता है, रिवर से क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो एक्चुअली सेम प्रोसेस विंड के केस में भी होती है ना। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, है ना। तो विंड एक्चुअली क्या है ना। विंड इज व्हाट, when air is in the motion then it is called wind, and earth is surrounded by an envelope of gases called the atmosphere। हमने बात किया था कि आपका प्लेनेट किन चीज़ों से बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या कंसिस्ट करता है, गैसेस कंसिस्ट करता है। तो एंड लिथोस्फीयर में रॉक्स एंड हाइड्रोस्फीयर में वाटर। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों चीज़ों से आपको बना हुआ। तो इरोजन बाय विंड किस तरह से होता है ना। जिस तरह से आपने रिवर के थ्रू इरोजन देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा एंड डिपोजिशन देखा, अब विंड के थ्रू हम देखते हैं। तो विंड के थ्रू जब हम बात करेंगे कि किस तरह से जियोलॉजिकल वर्क होगा विंड का, तो देयर आर बेसिकली टू इरोजन प्रोसेस, डिफ्लेशन एंड एवरेजन। देखिए डिफ्लेशन में क्या हुआ कि जो भी लूज मटेरियल प्रेजेंट हुआ रॉक सरफेस के ऊपर, वो आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। किसके थ्रू, विंड के थ्रू, है ना। कोई सपोज लूज मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है रॉक सरफेस के ऊपर और विंड आपकी ब्लो कर रही है, तो वो अपने साथ क्या करेगी, वो लूज मटेरियल को कैरी करके ले जाएगी। और ये कहाँ होता है, ड्राई रीजन में होता है, ठीक है ना, क्योंकि इजीली पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी करके ले जाए। अगर वो मॉइस्ट होगी तो प्रोसेस में डिफिकल्टी होगी, है ना। तो ये जो रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल्स होते हैं, इस प्रोसेस को आपका डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर आप बात करें सेकंड प्रोसेस की, दैट इज एवरेजन। तो एवरेजन हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, जैसे रॉक है, अब विंड ब्लो हो रही है, तो वो विंड क्या करेगी, रॉक सरफेस को इरोड करने की कोशिश करेगी, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट, एवरेजिंग। तो तभी आपने देखा वो रॉक मास है, वो बहुत सालों बाद आप देखेंगे तो क्या होगा, उसकी सरफेस इरोड हो चुकी, कंसिडरेबल इरोड हो चुकी है। एंड क्या आपकी विंड में वो पावर है, क्या विंड में वो कैपेसिटी है कि वो रॉक सरफेस को इरोड कर ले। एंड इसमें जो, जैसे मैंने बात कहा, रबिंग इज द म्यूचुअल रबिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। एंड जब दो स्टोन आपस में टकराते हैं, है ना, और रबिंग होती है या ग्राइंडिंग एक्शन होता है, तो इससे क्या होता है कि ऑल्ट्रेशन होता है, किसमें, साइज में। तो इस तरह का जो इरोजन होता है ड्यू टू विंड, ये क्या कहलाता है, आपका एवरेजन कहलाता है। तो सिंपल है, द पार्टिकल्स दैट इज रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रॉक सरफेस ड्यू टू विंड इज कॉल्ड एवरेजन। सो अब आप देखेंगे कि सपोज हम बात करें कि एक रॉक है, एक रॉक कॉलम है ना। तो वहां पे क्या होगा कि वो जब विंड ब्लो होगी तो वो विंड क्या करेगी, उसकी सरफेस को इरोड करेगी, है ना। अब इरोजन भी डिपेंड करेगा किस पे, विंड की वेलोसिटी पे, कि कहाँ, जहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पार्टिकल्स को अपने साथ कैरी कर ले जाएगा, इरोजन ज़्यादा होगा, एवरेजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि वर्टिकल कॉलम ऑफ रॉक्स आर दस more readily worn out towards their lower portion and result pedestal rocks are formed
विच वाइडर टॉप्स, है ना, एंड नैरोअर बेस। क्लियर है ना? तो इस तरह का पेडेस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड सच टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन इज कॉल्ड पेडेस्टल और मशरूम रॉक्स। तो मशरूम स्ट्रक्चर, मशरूम देखा है आपने? मशरूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टॉप सरफेस इज वाइड, टॉप पोर्शन इज वाइड एंड द बॉटम पोर्शन इज नैरोअर देन टॉप। ठीक है ना? अब देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड की बात करेंगे तो जो टोटल सेडिमेंट है, जो टोटल आपका लोड है, जो आपने रिवर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर में बात किया था, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ रिवर में बात किया था, वहाँ पे आपने देखा था कि 3 तरह के लोड्स थे, बेड लोड, सस्पेंडेड लोड एंड डिजॉल्व लोड। ठीक है ना? बट यहाँ पे 2 तरह के लोड, बेड लोड और सस्पेंडेड लोड। एक तो डिपॉजिट हो जाएगा, या दूसरा सस्पेंशन में, जैसे डस्ट उड़ती रहती है, ठीक है ना, तो वो डस्ट क्यों सस्पेंशन में रहती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइन होती है। आपके आसपास जो कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन में है ना, बट वही अगर लार्ज साइज पार्टिकल है, पार्टिकल साइज लार्ज है, तो वो सेटल कर जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफिक द लार्जर एंड हैवियर पार्टिकल्स सच एज सैंड और ग्रेवल which are moved by the wind but not lifted more than 30 to 60 centimeter of the earth's surface constitute the bed load। मतलब बेड लोड कहाँ तक कंसीडर किया जाता है? अगर वो इस हाइट तक रहेगा तो वो 30 to 60 सेंटीमीटर है, तो वो बेड लोड में कंसीडर होगा, है ना। और बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल है, फाइन डस्ट पार्टिकल्स है, वो लिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो वो सस्पेंशन में रहेगा, वो बहुत दूर तक ऊपर तक जा सकता है ना। दैट लोड इज व्हाट? सस्पेंडेड लोड। ठीक है ना। तो इस तरह से 2 लोड्स में डिफाइन किया गया है। बेड लोड, या तो पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में सस्पेंशन में रहेंगे या वो सेटल कर जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन डेवलप हो जाएंगी। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय विंड एंड द डेवलप्ड फीचर। तो अब देखिए, ये जो लॉइस सॉइल है, इट इज ए काइंड ऑफ सॉइल and the formation of this soil is due to wind. There are basically 2 types of soil. First one is residual soil and second one is transported soil. एक रॉक है वो वेदर्ड हो रही है ड्यू टू एनी नेचुरल एजेंसीज, तो ये जो रॉक है, जो ओरिजिन है, इसको हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। विंड क्या करेगी, अपने साथ एक डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को मे भी उड़ा के कहीं दूसरी जगह डिपॉजिट कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जितना भी पार्टिकल्स था वो सारा पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह विंड डिपॉजिट करते हैं। कुछ पार्टिकल्स उस ओरिजिन पे रह जाएंगे, उस पेरेंट रॉक पे रह जाएंगे। जो पार्टिकल्स पेरेंट रॉक पे रह गए उनको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। और जो पार्टिकल्स विंड अपने साथ कैरी करके, ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और यही वो कैटेगरी है जो सॉइल, उस प्रोसेस से जो सॉइल का फॉर्मेशन, उसको लोइस बोलते हैं। एंड देखिए सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स आपने नाम सुना होगा। सैंड ड्यून्स आर ह्यूज हीप्स ऑफ सैंड formed by the natural deposition of wind। जो पार्टिकल्स विंड अपने साथ ब्लो करके ला रही है उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टिकल्स का डिपोजिशन पॉइंट सेम हो, एंड ये भी ज़रूरी नहीं कि हर पार्टिकल्स का साइज एंड शेप सेम हो, है ना। तो ये जो माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है ड्यू टू विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये जो एक पार्टिकल्स का, डस्ट पार्टिकल्स का एक ढेर बनाते हैं, दैट इज योर सैंड ड्यून्स। एंड ये डिपेंड करेगा, जैसे हमने रिवर में बात की थी कि अगर आप रेट ऑफ रिवर इरोजन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर इरोजन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक तो रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, दूसरा रॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए,
है ना। तो अगर आप रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ इरोजन, एंड इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रॉक का टाइप क्या है, क्या रॉक हार्ड है या सॉफ्ट है। तो विंड के केस में भी ये कंडीशन आएगी कि जो माइग्रेशन हो रहा है ये वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंड करेगा। 4 पार्टिकल्स अगर विंड अपने साथ कैरी करके ले जा रही है तो क्या जरूरी है चारों पार्टिकल्स का ट्रांसपोजिशन पॉइंट सेम होना ही, है ना, डिफरेंट हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि वो पार्टिकल्स किस साइज का है, हैवी है या स्मॉल फाइन है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्टिव ड्यून्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखिए क्रेसेंट शेप ड्यून्स जो होता है ना वो आपका चांद का शेप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्रेसेंट या परचेंस शेप ड्यून्स कहते हैं। These dunes that look like a new moon in a plan are of most common occurrence. They are triangular in section with the steep side facing away from the wind direction. जब विंड ब्लो होती है तो इस तरह से आप अगर किसी डेजर्ट में जाएंगे, जैसे आपके जैसलमेर में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से शेप फॉर्म होते हैं ड्यून्स में, है ना। और ये विंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग शेप का फॉर्मेशन होता है, विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एंड विंड एंगल के अकॉर्डिंग आपका शेप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स ड्यून्स. A transverse dunes is similar to the Barchans in sections, but in plan it is not curved line, such that it is a longer axis is broadly transverse to the direction of the prevailing wind. Now is longitudinal dunes. अब जब विंड ब्लो करती है तो वो रिजेस फॉर्म करती ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस फॉर्म करती है ना। एंड द रिजेस इनको यारडोंग्स भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे इस तरह का डीप एंड रिज, ठीक है ना। तो एक कर्व शेप फॉर्म होती है, वेव फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, और रिजेस की जो हाइट होती है दैट इज 3 मीटर हाइट एंड द लेंथ इज 200 मीटर इज द एवरेज डायमेंशन। तो लेट्स की अपने बात की थी, द फाइनेस्ट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ट्रेवलिंग इन सस्पेंशन विद द विंड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. When dropped down under favorable conditions, these have been found to accumulate in different constituents, the form of paper-thin laminae, which have aggregated together to form a massive deposit known as loess. तो wind blown जो dust particles होते हैं, wind blown जो rock particles होते हैं, उनको हम लोइस कहते हैं. सॉइल भी है, लोइस सॉइल के नाम से भी जानी जाती है.